सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 6 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाब के कारण चीन के आक्रामक रूप में अब नरमी दिखने लगी है। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच पेइचिंग ने झुकते हुए गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से 1.5 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। जानकार इसे तनाव घटाने की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। सेना सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अपने कैंप भी पीछे हटाए हैं। हालांकि इस पर अभी सेना का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबरों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जताई थी। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी को बफर जोन बना दिया गया है ताकि आगे फिर से कोई हिंसक घटना न हो। सूत्रों के मुताबिक अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन कहा कि कितना पीछे हटे हैं यह वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर दूसरा कदम बढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन में 3 दिन का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन ने एक टेंट हटाया तो 3 दिन के अंदर UAV से उसकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा। ईस्टर्न लद्दाख में गलवान एरिया में LAC के पास भारत और चीन के सैनिक कुछ पीछे हट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को ही कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में बनी सहमति के आधार पर गलवान एरिया में डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों का पीछे हटना शुरू हुआ है। गलवान एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14 के पास से यह मूवमेंट हुई है। यह वही एरिया है जहां पर 15 जून की रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारत में 118 सालों के बाद आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति मिली है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में वन अधिकारियों और वन्यजीव एक्सपर्ट्स को निरीक्षण के दौरान वैज्ञानिक नाम एलियोमोपिया ओब्टुसा वाला फूल देखने को मिला, जिसे ग्राउंड ऑर्किड के तौर पर जाना जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय लिस्टेड पौधे की इस प्रजाति को आखिरी बार पीलीभीत में 1902 में देखा गया था। 19वीं सदी में गंगा नदी के मैदानी इलाकों से वनस्पति वैज्ञानिक इस प्रजाति को यहाँ ले आए थे, लेकिन पिछले 100 सालों से इसे फिर कभी नहीं देखा गया। आर्किड की इस दुर्लभ प्रजाति को खोजने वाली टीम का हिस्सा फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि उन्हें 30 जून को यह फूल दिखा। उन्होंने तस्वीर खींचकर बांग्लादेश के बॉटनिस्ट मोहम्मद शरीफ हुसैन सौरव को भेजी, जो फिलहाल जर्मनी में रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि यह एलियोमोपिया ओब्टुसा ही है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम की अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DCP देविंदर सिंह के खिलाफ एक आतंकी मामले में चार्जशीट दाखिल की है। NIA ने चार्जशीट में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद नावेद समेत 6 अन्य लोगों के नाम शामिल किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 19 जून को जम्मू कश्मीर के निलंबित DSP देविंदर सिंह को जमानत दे दी थी। देविंदर सिंह को इस साल 11 जनवरी को श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। 9 जून को देविंदर सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की थी। 19 जून को कोर्ट ने देविंदर सिंह को जमानत दे दी थी। कोरोना वायरस के संबंध में एक बड़ा दावा करते हुए 32 देशों के 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से कहा है कि वायरस के वायुजनित होने के सबूत मौजूद हैं और एक छोटा कण भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने अभी तक खांसने और छींकने को ही कोरोना वायरस फैलने का मुख्य कारण बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोगों के वापस बार, रेस्तरां, कार्यालयों, बाजार और कैसीनो जाने से विश्व स्तर पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इसमें इस प्रवृत्ति की लगातार पुष्टि हुई है कि वायरस बंद स्थानों पर ठहर जाता है और आसपास के लोगों को संक्रमित करता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को लिखे एक खुले पत्र में लोगों को संक्रमित करने के छोटे कणों की भी क्षमता रेखांकित की और एजेंसी से अपने सुझावों में बदलाव करने की अपील की है। उसने कहा है कि अनुसंधानकर्ता इसे अगले सप्ताह किसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना भी बना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से ही फैलता है, लेकिन 29 जून को एक अद्यतन रिपोर्ट में उसने कहा था कि वायरस वायुजनित तभी हो सकता है जब चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद एरोसोल या ड्रॉपलेट 5 माइक्रोन से छोटे हैं। स्वास्थ्य एजेंसी ने खांसने और छींकने से संक्रमण फैलने के दावे को आधार बनाते हुए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाने और हाथ धोते रहने जैसे सुझाव दिए। NYT रिपोर्ट के अनुसार यदि महामारी का वायुजनित होना एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन के साथ भीड़ वाले स्थानों में, तो रोकथाम के लिए परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। बंद स्थानों पर भी मास्क पहनने की जरूरत पड़े, यहाँ तक कि सामाजिक दूरी कायम रखते हुए भी स्वास्थ्य कर्मियों को N95 मास्क की जरूरत होगी ताकि कोरोना वायरस संक्रमितों के सूक्ष्म ड्रॉपलेट भी फिल्टर हो सके। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से नई 6 विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी है। भारतीय रेलवे ने गृह मंत्रालय को करीब 40 जोड़ी नई विशेष ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है। अनुमति मिलने पर इन्हें जल्द ही चलाए जाने की घोषणा की संभावना की जा रही है। रेलवे सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इन ट्रेनों को चलाए जाने से पहले इन रूट पर यात्रियों की संख्या, स्टेशनों पर कोरोना संक्रमण से बचाव और जांच के पर्याप्त साधन, खर्च आदि पर कार्य योजना बनाई जा रही है। स्टॉपेज व रूट के बारे में कोई भी अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि विशेष ट्रेनों को नियमित सैनिटाइज किया जाएगा। स्टेशनों पर यात्रियों को 90 मिनट जल्दी पहुंचना होगा। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्टेशनों पर हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने पर उसे नियंत्रित करने के लिए योजना भी बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों में 120 दिन आगे तक की यात्रा के लिए टिकट बुक हो सकेगा। साथ ही ट्रेनों में तत्काल कोटे में भी कुछ सीटें रखी जा सकती हैं। इससे पहले 12 मई से 15 जोड़ी विशेष राजधानी ट्रेनें जबकि 1 जून से 100 जोड़ी मेल व एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। संभावित ट्रेन कौन कौन सी हो सकती है, इस बारे में सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें नई दिल्ली अमृतसर, पुरानी दिल्ली फिरोजपुर, दिल्ली सराय रोहिल्ला पोरबंदर, दिल्ली भागलपुर, नई दिल्ली चंडीगढ़ एवं दिल्ली गाजीपुर सिटी ट्रेन का बलिया तक का विस्तार शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली की ओर आने वाली रेलगाड़ियों में जोधपुर दिल्ली, कामाख्या दिल्ली, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली, गोरखपुर दिल्ली, इंदौर नई दिल्ली एवं मुजफ्फरपुर आनंद विहार कोविड कोच के चलते इस ट्रेन को पुरानी दिल्ली तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हबीबगंज नई दिल्ली, लखनऊ नई दिल्ली, मधुपुर पुरानी दिल्ली को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। दिल्ली से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों में कोटा देहरादून नंदा देवी, डिब्रूगढ़ अमृतसर, डिब्रूगढ़ लालगढ़, मुजफ्फरपुर पोरबंदर और यशवंतपुर बीकानेर को शामिल किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सैनिक PLA के पीछे हटने से एक दिन पहले रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच लगभग 2 घंटे तक वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जल्द खत्म करने के साथ ही विवादित सीमा क्षेत्र में ऐसी कोई एक तरफा कार्यवाही नहीं होगी जिससे वस्तुस्थिति बदल सके। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन दोनों ने बातचीत के दौरान भारत चीन सीमाई इलाकों के वेस्टर्न सेक्टर में हाल के दिनों में हुए विवाद पर गहरी और खुलकर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव मुक्त करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही दोनों पक्षों को भारत चीन सीमाओं पर चरणबद्ध तरीके से तनाव को खत्म करना चाहिए। मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया है कि भारत चीन सीमा पर द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत शांति और अमन की बहाली के लिए NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत जारी रहेगी। कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी अब सामने आई है। अपनी चिट्ठी के जरिए देवेंद्र मिश्र ने पहले ही आशंका जताई थी कि विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है और कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन लगता है कि उनके खत को गंभीरता से नहीं लिया गया और फिर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में चौबेपुर थाना के CO देवेंद्र मिश्र ने तत्कालीन SSP को खत लिखकर कई बातें बताई थी।
देवेंद्र मिश्र की जो चिट्ठी इस वक्त मीडिया में सामने आई है उसमें लिखा गया है कि इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्यवाही न कराना विनय तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व बातचीत करना बना हुआ था। पत्र में कहा गया है कि यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थानाध्यक्ष विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने व अब तक कोई भी कार्यवाही न कराने के संबंध में कार्यवाही किए जाने के लिए संस्तुति की जाती है। अपने खत में सीओ देवेंद्र मिश्र ने लिखा है कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी को निर्देशित किया था, क्योंकि ऐसे अपराधी के खिलाफ सामान्य जनता शिकायत करने का साहस नहीं रखती है। इसके अलावा सीओ ने 13 मार्च 2020 को थाना चौबेपुर में विकास दुबे के खिलाफ आईपीसी की धारा 386, 47, 48, 323, 504 और 506 के तहत दर्ज मामले का जिक्र किया और कहा कि उक्त मामले में उन्होंने एसओ तिवारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 7,724 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,55,359 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,25,568 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 19,714 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है, वहां एक्टिव मरीजों की जो संख्या है उसमें भी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां वर्तमान में 86,040 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 46,863 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 25,038 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 13,249, तेलंगाना में 10,904, आंध्र प्रदेश में 10,860, गुजरात में 8,279, उत्तर प्रदेश में 8,161, पश्चिम बंगाल में 6,658, असम में 4,286, हरियाणा में 4,000, राजस्थान में 3,839, बिहार में 3,281, उड़ीसा में 3,254, जम्मू कश्मीर में 3,042, मध्य प्रदेश में 2,911, केरल में 2,228 और पंजाब में 1,711 एक्टिव मरीज हैं। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 6 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 7 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। शहर के पॉश इलाके 12 पत्थर में वाटिका रेस्टोरेंट आपकी सेवा में तत्पर है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 के दौरान यहाँ आप सभी के लिए लजीज व्यंजन, पार्टीज़ के लिए हॉल, लॉन, बर्थडे पार्टी हो या शादी विवाह का मौका, आप यहाँ आकर पारिवारिक माहौल में हवादार कमरों के साथ, हवादार जगह के साथ आप अपने घरेलू जो भी उत्सव हैं, बर्थडे पार्टी है, जन्मदिवस की पार्टीज़ हैं, ये शादी विवाह हैं, किटी पार्टी हैं, आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ वाजिब दरों पर संपन्न करा सकते हैं। इसके साथ ही जबलपुर रोड पर वाटिका सेलिब्रेशन भी आपकी सेवा में है। वाटिका सेलिब्रेशन में एयर कंडीशन कमरे हैं, लॉन है, वाटरप्रूफ लॉन, बारिश के समय भी जहां आपको छत मिल सकती है, आप शादी, ब्याह, सगाई, जन्मदिवस की पार्टी, किटी पार्टीज आदि यहाँ कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर सिवनी में, वाटिका सेलिब्रेशन जबलपुर रोड स्थित वाटिका सेलिब्रेशन में थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर में आपकी सेवा में ये चालू है। पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।